वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन इंस्पिरेशनल बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी। मतलब देखो, एक तरफ तो ये रियल लाइफ स्टोरी है, एक तरफ ये फील गुड स्टोरी भी है, तो दूसरी तरफ बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्लीज इसको पूरा देखिए। 2016 में रिलीज हुई थी, नाम है मॉडी। तो कहानी की शुरुआत 1930 के समय में होती है, जब मॉडी नाम की एक औरत को दिखाते हैं। बेचारी बहुत ही कम उम्र से एक तरह के अर्थराइटिस से जूझ रही है। इस वजह से उसके शरीर के जोड़ों में सूजन है, दर्द है, काफी ज्यादा अकड़न रहती है। एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिव नहीं होती हो। उसके अक्सर कभी बुखार आ जाता है, कभी वो थकी रहती है, कभी कुछ हो जाता है, और सीधे खड़े होने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उसको। मतलब रोजमर्रा के काम भी वो बहुत धीरे धीरे कर पाती है। मॉडी का एक भाई है दोस्तों, जिसका नाम है चार्ल्स। इनके पेरेंट्स चल बसे और अब चार्ल्स ने मॉडी को अपनी बुआ, जिसका नाम इडा है, उसके यहाँ पे छोड़ा हुआ है, और उसके खर्चे के लिए वो हर महीने इडा को पैसे देता है। इनके पेरेंट्स का एक घर भी है जहाँ पे चार्ल्स रहता है। तो जब चार्ल्स मॉडी को देखने आता है तो वो बड़ी खुश होती है कि अब भैया मुझे वापस घर लेकर जाने वाला है। लेकिन चार्ल्स मॉडी की सारी चीजें यहाँ लेकर आया हुआ था और बहुत ही गजबली कहता है कि मैंने हमारा घर बेच दिया है क्योंकि मुझे अपने कुछ उधार चुकाने थे। मॉडी तो बौखला जाती है क्योंकि वो घर इनके पेरेंट्स की निशानी थी जहाँ मॉडी रहना चाहती थी, पर अब चार्ल्स ने बिना मॉडी को बताए उसे बेच दिया है दोस्तों। मतलब अब वो मॉडी को हमेशा हमेशा के लिए इडा के घर में रहने को कह रहा है। वैसे मॉडी को यहाँ रहना पसंद तो नहीं है क्योंकि इडा उसे बात बात पे ताना मारती रहती है, लेकिन अब भाई ने भी मॉडी का साथ छोड़ दिया है दोस्तों, तो वो क्या ही करे बेचारी। पर चार्ल्स को उसकी फिक्र ही नहीं है दोस्तों, बस चीजें देकर चला जाता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हर महीने बुआ को पैसे भेजता रहूंगा तुम्हारे खर्चे के लिए। और आज चार्ल्स जो चीजें लेकर आया था उनमें से ज्यादातर ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाने की चीजें होती है। यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि मॉडी एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है दोस्तों। इसी बीच इडा चिल्लाती है कि यूं ही बैठी रहोगी या घर का कोई काम भी करोगी। मॉडी भी चिल्ला देती है कि आप मुझे थोड़ा चैन से बैठने भी देंगी या हर वक्त काम ही करवाती रहेंगी। मॉडी बेचारी परेशान है यार कि ना उसका भाई उसका दुख समझ रहा है और ना ही इडा। अपनी परेशानी कम करने के लिए वो इडा को बिना बताए एक पब में जाकर खूब पीती है यार, और वहीं पे डांस करने लग जाती है। वैसे तो उसमें एक्टिवनेस नहीं है, लेकिन अब पीने के बाद थोड़ी बहुत हो ही जाती है। फिर घर आती है तो इडा पकड़ लेती है और खूब डांटती है उसको कि एक तो शराब पीकर आई हो और वो भी इतनी रात को। मॉडी नशे में इडा पे चिल्ला देती कि मैं कोई आपके गुलाम नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे रखने के पैसे मिलते हैं आपको, इसलिए मेरे मामले में ना दखल मत दीजिए, माइंड योर ओन बिजनेस। इस तरह की दारू पे के भड़ास निकाल लेती है वो। अब अगले दिन मॉडी ग्रोसरी स्टोर जाती है। वहाँ एक आदमी स्टोर के ओनर से पूछता है कि मुझे अपने घर की सफाई करने के लिए एक नौकर चाहिए, तुम किसी को जानते हो तो बता देना। इस आदमी का नाम है दोस्तों एवर्ट। उसके हाव भाव देखकर साफ पता चलता है कि वो एक नंबर का खड़ूस है, किसी से प्यार से बात करना शायद जानता ही नहीं। ओनर कहता है कि तुम स्टोर के नोटिस बोर्ड में अपना एड चिपका कर जाओ, शायद कोई देखकर तुम्हें कांटेक्ट कर ले। वो भी वैसा ही करता है और मॉडी सामान खरीदते हुए उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। एवर्ट के जाने के बाद मॉडी चुपके से उस नोटिस को निकाल कर रख लेती है और विंडो से एवर्ट को देखती है जो एक गाड़ी को धकेलता हुआ जा रहा होता है। मॉडी ने फैसला कर लिया था कि रोज रोज के ताने सुनकर उसके घर में रहने और चार्ल्स के टुकड़ों पर पलने से तो अपने पैरों पे खड़ा होना अच्छा है। इसीलिए वो उस एड पे लिखे एड्रेस की ओर निकल पड़ती है दोस्तों, पैदल ही। बहुत दूर आ जाती है बेचारी। यहाँ पे बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि उसकी शारीरिक स्थिति की वजह से थोड़ा दूर चलने में भी मॉडी को बहुत तकलीफें होती है। फिर भी काम की तलाश में वो अपना दर्द सहते हुए चली जाती है और आखिर एवर्ट के घर पे पहुंच जाती है। बहुत ही छोटा घर है उसका। वहाँ एक जीप है और 2 कुत्ते भी होते हैं जो मॉडी को देखकर पहले भौंकते हैं, लेकिन मॉडी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल करती है तो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर मॉडी दरवाजा नॉक करती है तो एवर्ट खोलता है और पूछता है, हाँ जी बताओ क्या चाहिए। मॉडी कहती है, मैं आपका एड देखकर आई हूँ घर की सफाई करने के लिए। तो एवर्ट पहले ऊपर से नीचे तक उस पर एक नजर डालता है। मॉडी के बोलने का ढंग और स्लो मूवमेंट्स देखकर एवर्ट को लगता नहीं कि वो घर का काम कर पाएगी, पर मॉडी कहती है, मैं देखो सारा काम कर लूंगी। फिर भी एवर्ट उसे काम पे रखने के लिए बहुत सोचता है, क्या करूं क्या करूं। मॉडी कहती है, बड़ी दूर चलकर आई हूँ, थोड़ी कॉफी मिलेगी क्या। तो एवर्ट उसको ले जाकर कॉफी देता है। तो पहले मॉडी ये पूछती है, क्या ये आप ही का घर है, यहाँ कोई और भी रहता है या आप अकेले रहते हो। एवर्ट कहता है, हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा वैसे आप करते क्या है। तो एवर्ट अपने बारे में थोड़ा बताता है। दरअसल एवर्ट पहले नेवी में था और फिर उसने ये घर किसी से खरीद दिया। फिलहाल एवर्ट मछलियां पकड़कर बेचता है, जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता है और फिर एक ऑर्फनेज में जाकर छोटे मोटे काम कर लेता है। इस तरह उसे पैसे मिलते हैं और उसका गुजारा चलता रहता है। इस बारे में वो सारी चीजें मॉडी को बताता है। तो मॉडी कहती है, क्या मैं आपकी नौकरी पक्की समझूं फिर। तो एवर्ट को घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता और ना ही उसे फिक्र है कि उसकी बातों से किसी का दिल दुख जाए। वो कहता है, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाती हो, फिर यहाँ पे क्या करोगी, रेंगती भी सफाई करोगी। नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। पर एक चीज बहुत बढ़िया होती है, मॉडी उसकी बात का बुरा नहीं मानती और कहती है, देखो ऐसा तो मत कहो, अपनी बुआ के घर में सारा काम करती हूँ मैं सब संभाल लूंगी। और एवर्ट कहता है, कॉफी पी ली प्लीज प्लीज प्लीज। वो दरवाजा खोलता है कि आप जाइए अब। मतलब वो मॉडी को काम पे नहीं रखना चाह रहा है, उसको जाने को कह रहा है। तब भी मॉडी मायूस नहीं होती और कहती है, कोई बात नहीं, अगर आपका इरादा बदल जाए तो बेझिझक ये मेरा एड्रेस है, मुझे कांटेक्ट कर देना। मैं पैदल आई थी, लेकिन जब मैं आ रही थी तो बीच में मेरी इस तरह अजीब सी चाल को देखकर बच्चों ने मुझ पे पत्थर मारे, पता नहीं मैं वापस कैसे जा पाऊंगी। तो एवर्ट खड़ूस जरूर है दोस्तों,
लेकिन शायद उसके दिल में भी थोड़ी बहुत नमी जरूर है। कहता है ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ के आता हूँ। कहकर वो भी मॉडी के साथ चलने लग जाता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद वो कहता है कि अब इसके बाद तो खतरा नहीं है ना। मॉडी कहती नहीं नहीं ठीक है, फिर तुम चली जाओगी ना। वो कहती है हाँ, यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। कहकर वो चलने लग जाती है। एबर्ट उसे मुड़कर देखता भी है कि सही सलामत जा भी रही है या फिर नहीं। मॉडी भी मुड़कर उसे देखती है। मॉडी समझ पाती है कि बाहर से एबर्ट कड़क जरूर है लेकिन रहमदिल जरूर है। अगले सीन में एबर्ट अपने दूसरे काम करके ऑर्फनेज में काम कर रहा होता है। उसने ऑर्फनेज के इंचार्ज से भी नौकर की बात की थी लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और फिर कोई रास्ता न पाकर एबर्ट मॉडी के दिए हुए एड्रेस पे चला जाता है और कहता है कि तुम मेरे घर में काम कर सकती हो, ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन हाँ तुम रोज इतनी दूर पैदल चलकर नहीं आ पाओगी, इसलिए तुम मेरे घर में रह सकती हो। और मॉडी को चाहिए क्या था, बड़ी खुश होती है। वो तुरंत अपनी सारी चीजें पैक करने लग जाती है। इडा पूछती भी उसको कि क्या चल रहा है, ये कहाँ जा रही हो। तो मॉडी कहती है क्या 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 मतलब, मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही हूँ मैं। तो इडा गुस्से में कहती है अगर एक बार घर से चली गई ना तो याद रखना वापस कभी आने नहीं दूंगी। मॉडी कहती है थैंक्स, मैं तो वापस आना भी नहीं चाहती, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मी। कहकर वो अपना लगेज वगैरह सब कुछ लेकर एबर्ट की गाड़ी के पीछे बैठ जाती है और दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में एबर्ट मुड़कर देखता भी है कि कहीं मॉडी पीछे से गिर ना जाए। घर आकर वो मॉडी से कहता है घर की सफाई करो। कहकर वो चला जाता है कहीं पे। तो मॉडी अपनी पेंटिंग्स को दीवार पे टांगने लग जाती है और फिर घर में झाड़ू पोछा करती है बढ़िया तरीके से। उस रात एबर्ट काम से घर लौटता है तो मॉडी एक मेडल को देख रही होती है जो एक्चुअली एबर्ट को नेवी से मिला था दोस्तों। तो एबर्ट कहता है खाने के लिए कुछ बनाया तुमने। वो कहती है हाँ सूप बनाया है। तो यहाँ पे एबर्ट अपनी खड़ूसी दिखाता है क्योंकि उसे सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से मॉडी ने घर की सफाई भी ठीक से नहीं की थी। एबर्ट को और गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है कि अरे मेरा ही भेजा खराब था जो तुम जैसी औरत को मैंने काम पे रखा, जो ढंग से चल फिर नहीं पाती, ना ही कोई काम ठीक से कर पाती है। कहकर वो मॉडी की चीजों को फेंकने लग जाता है और कहता है कि निकल जाओ प्लीज, निकल जाओ मेरे घर से। तो मॉडी को बहुत बुरा लगता है यार, वो घबरा जाती है। उसे भी गुस्सा आता है कि कैसी बातें कर रहा है ये। वो कहती है तुम होते कौन है मुझे बाहर निकालने वाले, मुझे खुद ही यहाँ पे नहीं रहना। कहकर वो चली जाती है। कुछ देर के बाद एबर्ट थोड़ा ठंडा होता है, जब उसका दिमाग शांत होता है तब जाकर वो रियलाइज करता है कि यार बड़ी गलती कर दी। उस रात न जाने मॉडी कहाँ गई दोस्तों, लेकिन एबर्ट घर पे सो जाता है। अगली सुबह एबर्ट को नीचे से कोई आवाज आती है। वो उठकर देखता है तो मॉडी नीचे घर की सफाई कर रही होती है। उसे देखकर मॉडी नर्वस होती है कि कहीं ये मुझ पे फिर डांट ना दे, लेकिन एबर्ट कुछ नहीं कहता। वो भी जानता है कि मॉडी के अलावा यहाँ पे कोई काम करने के लिए आने वाला है नहीं, इसीलिए वो भी बिना कुछ कहे काम पे चला जाता है। तो आज तारीफ करनी होगी मॉडी की, उसने बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग की होती है। एबर्ट कुछ मुर्गियां पाल रहा था दोस्तों, जिसमें से एक को पकाकर वो काट देती है और उसका कोई बढ़िया सा डिश बनाती है। फिर घर को थोड़ा सजा रही होती है तो कोने में एक रखा हुआ पेंट कैन देखती है जिसमें थोड़ा सा पेंट बचा होता है। मॉडी को बड़ी खुशी होती है उससे वो क्या करती है ना, छोटे मोटे पेंटिंग्स बनाकर घर को बढ़िया तरीके से सजाती है। जब एबर्ट काम से लौटता है तो अपने शूज यहाँ वहाँ डाल देता है। तो मॉडी उसको बिल्कुल सही जगह पे रखती है। फिर वो पूछता है कि आज खाने में क्या बनाया है। वो कहती है चिकन का डिश बनाया। चिकन, वो कहाँ से मिला तुम्हें। मॉडी कहती है अरे आप इतनी सारी मुर्गियां पाल रहे हो, उन्हीं में से एक को ले लिया मैंने। लेकिन ये बोलने के साथ वो डरती भी है कि कहीं एबर्ट इसके लिए भी डांट ना दे। पर एबर्ट कुछ कहता नहीं और डिश को टेस्ट करता है, बहुत बढ़िया होता है। अब मॉडी एक चीज पूछती है कि ये तो बताओ अगर मुझे यहीं रहना है तो मैं सोऊंगी कहाँ पे। वो तो आपने बताया नहीं। एबर्ट कहता है कि ऊपर एक बेड है, उसी को दोनों शेयर कर लेंगे। तो मॉडी हिचकिचाती, क्या बकवास कर रहे हो, एक ही बेड पे दोनों कैसे सोएंगे। पर शायद एबर्ट ने उस एंगल से नहीं कहा था दोस्तों, मतलब उसके दिमाग में कुछ वैसी चीजें नहीं चल रही थी। वो कहता है क्यों, इसमें दिक्कत क्या है, तुम्हें अपना अलग से बेड चाहिए क्या, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अरे मैं ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ हूँ, वहाँ एक छोटे से कमरे में हम 10-10 बच्चे रहते थे, सिकुड़ कर सोते थे, समझी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम आधा बेड तो तुम्हें नसीब हो रहा है। तो मॉडी भी कुछ नहीं कहती, ठीक है देखते हैं क्या होता है। उस रात दोनों एक ही बेड पे सोते हैं। नई जगह है तो मॉडी को ठीक से नींद भी नहीं आती और कल रात का तो पता ही नहीं दोस्तों कहाँ सो गई थी वो, या फिर सोई भी कि नहीं। खैर अगले दिन मॉडी कुत्ते को खाना दे रही होती है और जरा प्यार से उसको डांट लगा देती है। पर एबर्ट इस बात पे भी मॉडी पे भड़क जाता है। मॉडी बहुत हर्ट हो जाती है और शहर चले जाती है। वहाँ वो एक जगह पे बैठी होती है और तब इडा आ जाती है और उसको डांटती है कि तुम पागल हो जो उस खड़ूस आदमी के घर में उसके साथ रह रही हो। अरे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमने हमारे परिवार की ना इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पर मॉडी एकदम कैजुअली कहती है अच्छा अगर मैं उससे शादी कर लूं तब तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा ना। ये सुनकर इडा और शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम कुछ भी करो या फिर मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके दोस्तों 2 महीने के बाद का टाइम दिखाते हैं। एबर्ट अपने एक फ्रेंड के साथ घर आता है। वो लकड़ी की कुछ चीजें गाड़ी से उतार रहे होते हैं, तभी मॉडी वहाँ पे आती है। तो एबर्ट का फ्रेंड पूछता है अबे ये कौन है भाई। एबर्ट कहता है घर में काम करती नौकर है। लेकिन यहाँ पे एबर्ट मॉडी को दफा करने की कोशिश करता है कि अंदर जाकर काम करो, चलो चलो। लेकिन एबर्ट का बर्ताव देखकर उसके फ्रेंड को मॉडी के लिए बड़ा बुरा लगता है और वो खुद जाकर मॉडी को अपना परिचय देता है कि मेरा नाम फ्रैंक है, आपका नाम क्या है।
वो कहती मेरा नाम मॉडी है। वो पूछता है आप यहीं पे रहती हैं? वो कहती हाँ, पर ये घर तो बहुत ही छोटा है, यहाँ 2 लोगों का रहना तो बहुत ही मुश्किल है। तो तब मॉडी कहती है ऊपर एक बेड है, उसमें दोनों काफी कंफर्टेबल होकर सो पाते हैं। मॉडी ने वही कहा जो सच था दोस्तों, इसमें शर्माने की कोई बात थी नहीं और ना ही बुरा मानने वाली कोई बात थी। पर एबर्ट का गुस्सा तो उसकी नाक पे टिका होता है, न जाने उसे क्या बुरा लग गया। वो बिना सोचे समझे मॉडी को अपने फ्रेंड के सामने कस के चांटा मार देता है और कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ अंदर जाकर काम करो, चुपचाप चली क्यों नहीं जाती? पता नहीं आज किस बात का गुस्सा है दोस्तों एबर्ट को। मॉडी चली जाती है। एबर्ट ने इतने जोर का थप्पड़ मारा था कि उसका खुद का हाथ दुखता है। तो सोचिए मॉडी को कितनी जोर से मार पड़ी होगी। बहुत रोती है यार, अंदर जाकर बहुत ज्यादा रोती है। फिर उस पेंट कैन से हाथ में थोड़ा पेंट निकालकर दीवार पर कुछ बनाने लग जाती है। अब फ्रैंक को भी एबर्ट से बात करने की हिम्मत नहीं होती, उससे पूछने की हिम्मत नहीं होती कि तुमने उस औरत पे हाथ क्यों उठाया, क्योंकि वो जानता है एबर्ट कितना दिमाग खराब वाला आदमी है, मतलब उसको भी ना मार दे कहीं, गुस्से में कुछ भी कर देगा। कुछ देर के बाद एबर्ट दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता है। लगता है उसने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। तब मॉडी कहती है अगर तुम्हें मेरा यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता तो कह दो, मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। पर एबर्ट चुप रहता है। वो कहती है कि मैं 2 महीने से तुम्हारे घर में काम कर रही हूँ, अभी तक तुमने पगार के नाम पे मुझे एक पैसा नहीं दिया, लाओ मेरे 2 महीने की पगार दो मुझे। तो एबर्ट चुपचाप उसे उसकी पगार दे देता है, लेकिन उसे घर से निकलने को नहीं कहता। इसीलिए मॉडी वहीं पे रहने लग जाती है और रोज की तरह अपना काम करती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं दोस्तों, लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। मॉडी विंडो और दीवार पर कुछ पेंट करने लगती है। अब एक दिन सेंड्रा नाम की एक औरत आती है जब एबर्ट घर पर नहीं होता उस समय। दरअसल वो इसी गांव को बिलोंग करती है, लेकिन फिलहाल न्यूयॉर्क में रह रही है। तब वो बताती है कि एबर्ट ने मुझसे पैसे लिए थे और कहा था मुझे मछलियां लाकर देगा, पर उसने अभी तक मछलियां लाकर नहीं दी। लेकिन यहाँ पे मॉडी दोस्तों एबर्ट को बचाने की कोशिश करती है कि देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो आपके लिए मछलियां लाया था तो क्या पता आप उस वक्त घर पर ना रही हो और वो आपके घर के बाहर मछलियां रखकर कहीं चला गया हो और आपके घर के कुत्ते या बिल्ली ने मछलियां खा ली होंगी। इस तरह दोस्तों एकदम छोटे बच्चे की तरह वो बातें करती है। तो सेंड्रा को हंसी तो आ जाती है और कहती है मेरे पास देखिए ना कुत्ते हैं ना बिल्लियां। तो मॉडी कहती ठीक है, एबर्ट आ जाएगा तो मैं आपका मैसेज उसको दे दूंगी। इस पर वो जाने वाली होती है, लेकिन तब वो अंदर झांकती है जहां दीवार पर मॉडी की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स दिखती हैं। पूछती है वो क्या ये दीवार वाली पेंटिंग्स आपने बनाई? तो मॉडी एकदम शर्मा जाती है और हाँ में जवाब देती है। यहाँ पे सेंड्रा समझ जाती है कि मॉडी एक नॉर्मल औरत नहीं है। वो मॉडी के साथ बड़े प्यार से पेश आती है और पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो मॉडी अपना नाम बताती है, वो भी अपना नाम बताती है सेंड्रा, और कहती ठीक है मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ लेकिन एबर्ट को बता देना कि मैं आई थी। तब मॉडी उसके शूज देखकर कहती है बढ़िया शूज पहने हैं आपने। तो सेंड्रा कहती है हाँ इनको न्यूयॉर्क में खरीदा था मैंने, वैसे मैं सिर्फ 5 महीने यहाँ पे रहूंगी फिर चले जाऊंगी वापस। इस तरह विदा लेकर वो चली जाती है। पर जब एबर्ट घर आता है ना तो पूछता है क्या रे ये तुम हर दीवार हर विंडो पे ये क्या ड्राइंग करती रहती हो, बच्ची हो क्या? तो मॉडी कहती है तुम्ही ने तो कहा था घर को साफ और सुंदर रखो, वही तो कर रही हूँ, इस घर को कलरफुल बना रही हूँ। एबर्ट को भी अपना घर खूबसूरत लगता है। हो मुझे लगा था उसे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन नहीं, उसे बढ़िया लगता है कि अच्छा ही लग रहा है। लेकिन क्या है ना दिक्कत यह है उसको मॉडी की तारीफ करनी नहीं आती, कभी सीखी नहीं उसने तारीफ करनी। शायद वो अकेला रहता है ना इसीलिए उसके अंदर इमोशंस की कमी है, एकदम मशीन की तरह जी रहा है बेचारा। खैर मॉडी कहती कि सेंड्रा नाम की कोई आई थी और कह रही थी तुमने उन्हें मछलियां सप्लाई नहीं की, क्यों ना हम हर चीज का हिसाब किताब रखें कि कितने ऑर्डर्स मिले हैं, कितनी कितनी मछलियां देनी है वगैरह वगैरह। फिर किसी कस्टमर को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और ना ही हम किसी कस्टमर को मिस कर पाएंगे। ये कहकर मॉडी अपनी एक पेंटिंग लेके आती है और उसके पीछे हिसाब लिखना शुरू करती है। तो एबर्ट को भी ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। फिर मॉडी शहर जाकर कुछ पेंट्स खरीद लेती है। एबर्ट जो लकड़ी की शीट्स लाया था ना उनमें से एक निकालकर मॉडी उसमें पेंट करने लगती है। वो खिड़की से बाहर देखकर उस प्राकृतिक दृश्य को हूबहू उस शीट पे उतार देती है। दोस्तों उस रात की बात है, दोनों बेड पे सोए होते हैं तो एबर्ट मॉडी के साथ थोड़ा हो जाता है, इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन मॉडी मना कर देती है कि नहीं शादी से पहले मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। दरअसल मॉडी पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, वैसे उसकी एक औलाद भी थी दोस्तों, हाँ ये आपको अभी पता चल रहा होगा। लेकिन जब मॉडी को होश आया तो उसके भाई चार्ल्स और बुआ इडा ने उसे कह दिया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और हमने उसको दफना दिया। तो उस समय मॉडी से वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो अब शादी के बिना प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। और एबर्ट को इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि मॉडी की फीलिंग्स को समझ सके, इसलिए वो मॉडी की मर्जी की इज्जत करते हुए उससे दूर हट जाता है। अगले दिन दोनों सेंड्रा के घर मछलियां डिलीवर करने जाते हैं। मॉडी सेंड्रा को वो कार्ड देती है जिसमें उसने हिसाब किताब लिखा हुआ था, जिसके पीछे उसका बनाया हुआ नेचर आर्ट होता है। उसको देखकर तो सेंड्रा समझ जाती है कि ये मॉडी ने पक्का इसी ने बनाया होगा। वो मॉडी के आर्ट की अहमियत को समझती है दोस्तों और कहती है आइंदा से ऐसे ही कार्ड्स में मुझे हिसाब ला कर देना और हर कार्ड के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा
10 सेंट्स दूंगी और अगले कार्ड का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करूंगी, प्लीज लेकर आना ऐसी ड्राइंग कोई। तो मॉडी को समझ आ जाता है कि सेंड्रा मेरी आर्ट की बड़ी तारीफ कर रही है, बड़ी खुश होती है वो। पर एडवर्ड की समझ में नहीं आता कि एक मामूली सी आर्ट के लिए ये औरत 10 सेंट्स एक्स्ट्रा क्यों देना चाहती है। एक्चुअली एडवर्ड को आर्ट की समझ नहीं है ना। अगले सीन में विंटर सीजन शुरू हो जाता है। एडवर्ड और मॉडी के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। मॉडी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाने में लग जाती है, कार्ड, शीट्स और जो भी हाथ लगता हर चीज में वो आर्ट बनाती है। इन सारी पेंटिंग्स को मॉडी मार्केट में बेच भी पाती है दोस्तों। लेकिन एडवर्ड को उसे अभी तक समझ ही नहीं आया कि इन पेंटिंग्स को कौन खरीद रहा है। तो एक दिन सेंड्रा घर पे आती है और कहती है कि मैंने छोटे छोटे कार्ड्स पे तुम्हारा आर्ट जरूर देखा है, लेकिन क्या तुमने कोई बड़ी पेंटिंग बनाई है कभी। मॉडी कहती है अभी तक तो उतना बड़ा तो मैंने कुछ बनाया नहीं। पर यहाँ पे एडवर्ड उसकी कुछ पेंटिंग्स लाकर दिखाता है, जिनको देखकर सेंड्रा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि मैं ये पेंटिंग्स प्लीज खरीदना चाहती हूँ। मुझे एक काम करो, हर पेंटिंग का दाम बता दो, मैं पूरा अमाउंट देने को तैयार हूँ, खरीद लूंगी सब कुछ। एडवर्ड कहता है कि हर पेंटिंग के $5। पर मॉडी कहती नहीं नहीं, मैं आधी अधूरी पेंटिंग नहीं बेच सकती, इन्हें मैं पूरा तो कर लूं फिर आपको दे दूंगी। यहाँ सेंड्रा को उसकी ईमानदारी बहुत ही इंप्रेस कर जाती है और कहती है क्या आप मेरे लिए पर्सनली एक पेंटिंग बना सकती हो। मॉडी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो वो कहती है देखो अगर मैं चली गई ना न्यूयॉर्क तो तुम ये पेंटिंग मुझे कुरियर कर देना। मॉडी कहती ठीक है, पेंटिंग के $5 और कुरियर वगैरह का खर्चा मिलाकर 6। सेंड्रा कहती ठीक है, तो डील पक्की। ये कहकर सेंड्रा चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये दोनों तो मतलब खुशी से झूम उठते हैं यार। उस जमाने में $6 बहुत होता था यार। और मॉडी बिलीव ही नहीं कर पाती कि जिस आर्ट को वो हॉबी के तौर पे कर रही थी वो उसकी आमदनी का जरिया बन सकता है। मॉडी और भी ज्यादा पेंटिंग्स बनाना शुरू कर देती है। हर पेंटिंग में अपना ही नहीं एडवर्ड का भी नाम लिखती है। एडवर्ड पूछता है अरे मेरा नाम क्यों लिख रही हो। वो कहती है कि पेंटिंग भले ही मैं बनाती हूँ लेकिन उसे बेचने में मदद तो तुम भी करते हो ना, इसलिए मुझे तुम्हें भी तो क्रेडिट देना होगा। और एडवर्ड को ये बात बड़ी अच्छी लग जाती है और वो घर के काम भी खुद से करने लग जाता है ताकि मॉडी पेंटिंग्स बनाने में पूरा ध्यान दे। और अब वो मॉडी को बिल्कुल भी वैसे नहीं ट्रीट करता एक नौकर की तरह। अब वो पार्टनर हो चुके हैं। मॉडी को समझने लगता है और खुद भी उसके हिसाब से अपने आप को ढाल देता है, उससे प्यार से बातें करता है। मॉडी को भी एडवर्ड अच्छा लगता है। ओह माय गॉड। और फिर इनकी शादी हो जाती है दोस्तों। शादी में सिर्फ फ्रैंक और उसकी वाइफ आते हैं। फ्रैंक एडवर्ड से कहता है कि अब वो तुम्हारी वाइफ है, उसको इज्जत देना ढंग से और अपने रंग ढंग बदल कर उसके साथ अच्छे से पेश आओ। शादी के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और इस रात दोनों इंटीमेट भी होते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक बार विंटर सीजन आ जाता है। अब लोग मॉडी के घर पर आकर उसकी पेंटिंग्स खरीदने लग जाते हैं दोस्तों। इस कदर फेमस हो जाती है वो। इनकी विंडो पर एक बोर्ड लगाया जाता है कि यहाँ पेंटिंग्स बेचे जाते हैं। फिर आती है वसंत ऋतु। अब वो बाहर एक बड़ा बोर्ड रख देते हैं कि यहाँ पेंटिंग्स बिकती हैं। एक लोकल न्यूज़पेपर एजेंसी को मॉडी की पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है और वो मॉडी और एडवर्ड के बारे में एक आर्टिकल छापते हैं कि एक छोटे से गांव के छोटे से घर में एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो बहुत ही कलरफुल पेंटिंग्स बनाती है और उन पेंटिंग्स में एक नया उत्साह नजर आता है। एडवर्ड और मॉडी ये देखकर इतने खुश होते हैं ना, क्या ही बताएं। और तब आता है चार्ल्स और कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था तुम्हारी पेंटिंग्स के बारे में, तुम काफी कमा रही हो ये मुझे पता है, लेकिन उन पैसों को मैनेज करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पति को उतनी समझ तो है नहीं और तुम भी पैसों के मामले में उतना नहीं जानती। पर मॉडी उसकी चाल बखूबी समझ जाती है और उसे डांटने के बजाय काफी कूल होकर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम पैसों को हैंडल करने में कितने माहिर हो। तुमने न जाने कितने लोगों से उधार लिया है और उन्हें बिना चुकाए बड़ी शातिरी से भाग आए और मुझे बिना बताए हमारा घर भी बेच दिया। आज तक तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि बहन कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे जी रही है, जी भी रही है या नहीं। लेकिन जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा तब तुम्हें पता चला कि बहन अच्छा कमा रही है तो चले आए भिखारी बनकर। अरे तुम जैसे भाई का प्यार मैं खूब जानती हूँ। यहाँ हो जाती चार्ल्स की बोलती बंद। इतने में एडवर्ड आ जाता है। इस इलाके में सब जानते हैं कि एडवर्ड कितना गुस्से वाला है, इसलिए चार्ल्स तो घबरा जाता है और कैसे भी करके यहाँ से भागने की सोचता है। तो एडवर्ड पूछता है कौन है ये। तो मॉडी बताती है ये मेरा भाई चार्ल्स है। और एडवर्ड जानता है कि चार्ल्स ने मॉडी के साथ क्या किया था पहले। उसे बड़ा गुस्सा आता है और पूछता है कि भाई है तो क्या हो गया, यहाँ क्यों आया है। चार्ल्स डगमगा कर कहता है मैं तो मॉडी की कोई अच्छी सी पेंटिंग खरीदने आया था। और फिर कहकर वो पेंटिंग उठा लेता है। उसे लगता है कि यही सबसे सस्ती पेंटिंग होगी, लेकिन असल में वही सबसे कीमती होती है, पूरे $6 की। अब अगर वो मना करेगा तो एडवर्ड उसकी जान ले लेगा, इसीलिए जान बचाने के लिए वो $6 देकर उस पेंटिंग को लेके जाता है। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन मॉडी को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का खत आता है जिसमें उसने मॉडी की एक पेंटिंग मांगी होती है। वो बहुत कैजुअली कहती है कि प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट मुझे इससे क्या, उसने पैसे नहीं भेजे इसीलिए मैं अपनी पेंटिंग नहीं दूंगी। वैसे मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि एक मच्छरदानी वाला दरवाजा लगा लो, पर तुम हो कि कुछ करते ही नहीं। एक्चुअली एडवर्ड को कहती है वो। तो एडवर्ड कहती है मैं क्या बेकार बैठा रहता हूँ, घर का सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तुम तो बस बैठी बैठी पेंटिंग्स करती रहती हो। अरे पेंट करती हूँ तो कमाती भी तो हूँ मैं। एडवर्ड कहता है हाँ कमाती तो हो, तो इससे क्या हो गया, मैं इस घर में कुछ भी नहीं बदलूंगा। कहकर वो चला जाता है लेकिन उसका दिल नहीं
सामान था और अगले दिन मच्छरदानी लगवा लेता है। ये मॉडी के लिए सरप्राइज होता है। वैसे इस तरह की छोटी छोटी खुशियों से उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। इस बीच किसी न्यूज़पेपर को पता चल गया था कि वाइस प्रेसिडेंट ने मॉडी को खत लिखा, उसकी पेंटिंग्स मांगी, तो वो तुरंत आ जाते हैं मॉडी के द्वार पे कि प्लीज हमें इंटरव्यूज दे दो। फिर तो एक के बाद एक करके हर न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स उनके घर के आगे डेरा लगा देते हैं। लोग उनके घर में बनी पेंटिंग को बड़े चाव से देखते हैं और मॉडी, उसका नाम दोस्तों उसकी पेंटिंग्स में हर जगह मशहूर हो जाता है, हर जगह फेमस। लोग तो हैरान होते हैं कि इस छोटे से गांव में, ऐसे छोटे से घर में कमाल की टैलेंट वाली मॉडी और उसका पति रहते हैं, वाओ। पर एबर्ट को ना दोस्तों हमेशा लोगों का इनके घर को घेरे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बस एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, जो कि अब उससे धीरे धीरे छिन रही है, ऐसा उसे लगता है मतलब। लेकिन फिर भी मॉडी का काम इतना सराहा जा रहा है, ये बात उससे खुशी भी तो देती है। मॉडी का इंटरव्यू टीवी पर आता है, जिसको इडा भी देखती है। आज उसको बहुत गिल्ट फील होता है, क्योंकि उसने मॉडी के टैलेंट को जानते हुए भी उसे उस समय अप्रिशिएट करने के बजाय छोड़ दिया था, उसकी आर्ट को अहमियत नहीं दी थी, उसके साथ बहुत ही बुरा किया था। पर आज मॉडी यार इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गई है, अब इडा अकेली है और उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, उसे मॉडी को देखने का मन करता है। दूसरी ओर चार्ल्स भी बहुत गिल्टी फील करता है। एक दिन एबर्ट एक स्टोर में जाता है जहाँ इडा भी आई होती है। बहुत ही बीमार है दोस्तों वो, इसलिए उसके साथ एक नर्स भी होती है। इडा एबर्ट से कहती है कि शुरू में मैंने तुम्हें और मैडी को गलत समझा कि तुम दोनों बिना शादी के साथ रह रहे हो, लेकिन तुम बड़े लकी हो कि तुम्हें मॉडी मिली। तुम दोनों को टीवी पे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज मॉडी इतनी सफल हुई है, इसके पीछे जरूर तुम्हारा भी हाथ होगा। मैं ही मॉडी को समझ नहीं पाई, मेरी तबीयत हमेशा खराब ही रहती है, मैं बहुत मुश्किल से चल फिर पाती हूँ। एक काम करोगे, घर जाकर मॉडी को बताना कि मैं बीमार हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। तो एबर्ट वैसे कुछ कहता नहीं, चला जाता है चुपचाप। घर आकर वो बताता है मॉडी को, तो वो तुरंत जाकर अपनी बुआ को देखने की सोचती है। तो एबर्ट कहता है रुको जरा, उन्होंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया है, तुम उन्हें क्यों देखना चाहती हो? देखो एबर्ट, वो जैसी भी है मेरी बुआ है, मैं उनको देखने जरूर जाऊंगी। इस बात पे दोनों की थोड़ी बहस भी होती है और आखिर मॉडी कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो जाऊंगी बुआ को देखने के लिए। वो निकल जाती कहकर, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसका आर्थराइटिस अब और बढ़ चुका है। अब चलने में उसको पहले से कई ज्यादा मुश्किल होती है। जैसे तैसे वो इडा के घर पे आ जाती है, उसका हालचाल पूछती है। इडा अपने किए के लिए माफी मांगती दोस्तों और एक शॉकिंग बात रिवील करती है। दरअसल मॉडी को उस समय एक लड़की पैदा हुई थी, जिसे इडा और चार्ल्स ने मिलकर एक कपल को बेच दिया था। वो कहती है कि मैंने और चार्ल्स ने तुमसे झूठ बोला मॉडी कि तुम्हारा बच्चा मर गया था। मैं इस रहस्य को मन में छुपाकर मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए तुम्हें बताने के लिए तुमसे मिलना चाह रही थी। और आज मॉडी के सर पे जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। इडा कहती है कि ये सच है मॉडी, बच्ची पैदा हुई तो हमें लगा कि तुम अपनी शारीरिक कमजोरियों की वजह से उसका ख्याल नहीं रख पाओगी, ऊपर से तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, इसीलिए चार्ल्स और मैंने उसको एक कपल को बेचने का फैसला किया। मॉडी बहुत इमोशनल होती है। एक और वो खुश है कि इतने साल से वो सोच रही थी कि उसका बच्चा मर गया था, लेकिन अब पता चला कि वो जिंदा है। दूसरी ओर उसे बेबसी महसूस होती है कि इतने सालों से वो धोखे में रही और अपने बच्चे के लिए तरस गई। पूछती है कि तो बताओ मेरी बेटी कहाँ है अब, क्या वो नॉर्मल है या मेरी तरह उसको भी बचपन से कोई इस तरह की शारीरिक प्रॉब्लम है? इडा कहती नहीं, वो एकदम नॉर्मल है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद मॉडी से वहां रहा नहीं जाता दोस्तों, मतलब उसको एक तरफ से बड़ा गुस्सा आता है इन दोनों पे, इडा और चार्ल्स पे। वो अपने घर की ओर चल देती है। मॉडी का पैर दुख रहा होता है, लेकिन फिर भी चल रही होती है वो लड़खड़ाते हुए। इतने में वहां पे एक गाड़ी आती है। एबर्ट उसको लेने के लिए आ गया था। वो जानता था कि मॉडी इतनी दूर नहीं चल पाएगी। एबर्ट अब मॉडी पे चिल्लाता है कि एक तो मेरे मना करने के बावजूद तुम अपनी बुआ को देखने गई, ऊपर से हम जहाँ भी जाते हैं लोग घेर लेते हैं कि आप वही कपल हो ना जो पेंटिंग्स बनाकर बेचते हो, आपको हमने टीवी पे देखा था वगैरह वगैरह। अरे जब तक मैं अकेला था मेरी लाइफ शांति से चल रही थी, जिस दिन से तुमने मेरे घर में कदम रखा तब से मेरी लाइफ में ऐसा हलचल तूफान आ चुका है ना, मेरा भेजा फिरा जा रहा है। और मॉडी तो बेचारी अपनी बेटी के बारे में सोचकर रो रही होती है, लेकिन एबर्ट उस पर ध्यान देता ही नहीं, बस अपनी भड़ास निकालने पे तुला होता है। तब मॉडी रोते हुए कहती है कि तुम्हें पता है एबर्ट, मेरी बेटी जिंदा है, वो मरी नहीं है। लेकिन एबर्ट को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी, वो और चिल्लाता है और मॉडी गाड़ी रुकवा कर नीचे उतर जाती है। एबर्ट कहता है कि तुम्हें आना है तो आ जाओ वरना मत आओ, मैं तो चला, कहकर वो गाड़ी में निकल जाता है। मॉडी फिर लड़खड़ा कर चलने लग जाती है और सैंड्रा के घर पे पहुंच जाती है, उसके साथ अपना दुख शेयर करने। मॉडी को थोड़ा शांत करने के लिए सैंड्रा उससे पूछती है तुमने पेंटिंग करना कहाँ से सीखा? तो मॉडी कहती है आर्ट सीखने की चीज नहीं होती, वो इंसान के अंदर होता है, बस उसे समझने और एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। अब 2-3 दिन मॉडी सैंड्रा के घर में रहती है दोस्तों, लेकिन यहाँ एबर्ट मॉडी को बहुत मिस करता है। दूसरी ओर मॉडी भी एबर्ट को बहुत मिस करती है। एक पॉइंट पर एबर्ट अपना क्या कहते हैं ईगो है ना, उसे छोड़कर मॉडी को लेने आ जाता है। दोनों बाहर बैठे बहुत बातें करते हैं, जिससे दोनों के जो दिल का बोझ है बहुत हल्का हो जाता है। एबर्ट बहुत इमोशनल होकर कहता है कि तुम्हारे बिना यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना ठीक से खाता था ना मुझे नींद आती थी, तुम्हारे बिना लाइफ का पहिया नहीं चलेगा मॉडी, प्लीज वापस आ जाओ। और ये आदमी जिसे इमोशन नाम की चीज को एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं आता था, मॉडी की वजह से उसमें ये बदलाव आ चुका है, इमोशन वाला बन चुका है वो। तो मॉडी कहती है कि हाँ हाँ मेरा भी वही हाल था, लेकिन मैं चाहती थी कि
तुम अपना ईगो छोड़कर मुझे लेने के लिए आओ। फिर दोनों सैंड्रा के घर से निकलते हैं और एबर्ट की गाड़ी में जाने लग जाते हैं, लेकिन एबर्ट उसे अपने घर ले जाने के बजाय कहीं और लेके जाता है। गाड़ी एक घर के पास रुकती है। मॉडी पूछती है कहाँ आ गए हम, किसका घर है ये, यहाँ पे क्यों लेकर आ गए? तो एबर्ट कहता है एक बात बताऊं तुम्हें, यही तुम्हारी बेटी का घर है। मॉडी की जैसे धड़कन रुक जाती है दोस्तों। पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ पे रहती है? एबर्ट कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई चार्ल्स ने बताया था। मॉडी की आंखें भर आती हैं यार, और वो बहुत ही एक्साइटेड होती है अपनी बेटी को देखने के लिए। तो तब एक लड़की बाहर आती है। यह है दोस्तों मॉडी की बेटी, और जो बाहर पेंट कर रहा है वो उसका पति है। लगता है हाल ही में इनकी शादी हुई है। मॉडी की बेटी बहुत ही खूबसूरत है और एकदम नॉर्मल। तो मॉडी उसके पास जाकर बताने की सोचती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटी, लेकिन फिर वो एक पल सोच में पड़ जाती है कि मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी चल रही है, अचानक उसको सच बताकर मैं उसे दुविधा में क्यों डालूं, और ऊपर से वो जिन लोगों को अपने पेरेंट्स मानकर बड़ी हुई उन पे क्या असर पड़ेगा। यही सब सोचकर मॉडी अपनी बेटी से मिलने का जो इरादा था बदल देती है। अब वो उसको एज अ क्या कहते हैं गेस्ट मिलती है। दूर से उसे आंखें भर के देखती है और वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। बहुत इमोशनल सीन होता है यार। दोनों वापस घर आ जाते हैं। मॉडी को नींद नहीं आती, वो बस अपनी बेटी के बारे में बातें करती रहती है कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है कि मैं उससे मिलकर दो बातें भी ना कर सकी। तो एबर्ट उसको दिलासा देता है और यहाँ से कई साल के बाद का सीन दिखाते हैं। दोनों की काफी उम्र हो चुकी है। मॉडी ने पेंटिंग्स बनाना नहीं छोड़ा, उसे ढेरों ऑर्डर्स मिलते हैं। मॉडी हर कस्टमर के चॉइस के हिसाब से पेंटिंग्स बना कर देती है। कुछ पेंटिंग्स को बेचने के लिए दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन विंटर में बर्फ के गिरने से मॉडी इसे चला भी नहीं जाता। एबर्ट उसे वापस घर ले आता है। इतनी बर्फ में गाड़ी में जाना भी नामुमकिन था। धीरे धीरे मॉडी की नजर भी कमजोर हो जाती है और ड्राइंग्स करते वक्त उसका हाथ कांपने लग जाता है। पेंट ब्रश को ठीक से पकड़ भी नहीं पाती। घर का काम करते हुए अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। अब डॉक्टर देखने आता है, चेक करके बताता है कि स्मोकिंग करने की वजह से मॉडी के लंग्स में भी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। कहता है आप एक काम करिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए और ज्यादा काम मत कीजिए और ठंड में बाहर मत जाना। मॉडी की हालत बद से बदतर होती जाती है, जिसको देखकर एबर्ट को बड़ा दुख होता है यार, क्योंकि वही उसका सब कुछ है। लेकिन वो मॉडी का भरपूर ख्याल रखता है, जितना उससे हो सके उतना। और इस हालत में भी मॉडी पेंटिंग्स बनाना नहीं छोड़ती। एक दिन क्या होता है दोस्तों, पेंट करते करते उसकी सांसें फूल जाती हैं। एबर्ट घबराकर उसको गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाता है। आज मॉडी की हालत बहुत ही सीरियस है। थोड़ी देर के बाद वो आंखें खोलती है तो एबर्ट एकदम टूट कर रो पड़ता है, क्योंकि इस उम्र में वो मॉडी के बिना अपने बच्चे पे कुछ दिन गुजार नहीं पाएगा। पर लगता नहीं कि मॉडी अब जिंदा रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा रोता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना मॉडी। मॉडी बहुत ही धीमी आवाज निकाल पाती है और कहती है अरे इधर तो आओ, और एबर्ट उसके पास जाता है। और मॉडी के दिल में एबर्ट को बताने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं आती। अपनी पूरी ताकत जुटाकर वो धीरे से कहती है आई वॉज लव्ड। ओह, इतना कहकर बेचारी दम तोड़ देती है। मरने से पहले ये शब्द मॉडी ने क्यों कहे, इसको समझना जरूरी है दोस्तों। क्या है ना, जिंदगी में मॉडी के अपनों ने उसको इतना ठुकराया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसको ऐसी लाइफ मिलेगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी सूनी ही रहेगी और सूनेपन में जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे भी एक अच्छी लाइफ मिली, वो एक माँ भी बनी और आखिर तक उसका साथ निभाने वाला एक पति भी मिला उसको, जिसने उसे प्यार भी दिया, जो मॉडी ने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इकलौता इंसान था जिसने मॉडी को प्यार के काबिल समझा। उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ही मॉडी ने कहा था आई वॉज लव्ड। नहीं रही दोस्तों मॉडी अब। सोचकर एबर्ट पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। फिर भी अपना दुख मन में दबाकर खुद ड्राइव करके घर आ जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अकेलापन एबर्ट को खाए जाता है। मॉडी की पेंटिंग्स को देखता रह जाता है, बहुत मिस करता है उसको। उसके पेंट ब्रशेस वगैरह को देखकर उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता। और तब वो मॉडी के आर्ट बॉक्स में एक कागज का टुकड़ा देखता है। ये वही नोटिस है दोस्तों जो कि शुरू में एबर्ट ने उस ग्रोसरी स्टोर में चिपकाया था, जिसमें उसने ऐड दिया था ना कि घर में सफाई करने के लिए कोई चाहिए। याद है, मॉडी ने उसको छुपा के निकाल दिया था। इतने सालों से मॉडी ने उस नोटिस को अपने आर्ट बॉक्स में संभाल के रखा हुआ था। ये देखकर एबर्ट बहुत बेबस फील करता है। एबर्ट बाहर जाकर पेंटिंग्स फॉर सेल वाले उस बोर्ड को अंदर लेके आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसी के साथ दोस्तों मॉडी नाम की मूवी यहाँ पे खत्म होती है। आखिर में रियल लाइफ मॉडी और एबर्ट को दिखाते हैं। मॉडी 1970 में चल बसी थी, उससे पहले के लिए गए फोटोज और फुटेजेस हैं दोस्तों। ये मूवी में ये तो नहीं बताया गया कि मॉडी कभी अपनी बेटी से मिली या नहीं, लेकिन विकिपीडिया में मॉडी की बेटी का नाम है, उसकी बायोग्राफी लिखी गई और उसी के आधार पर ये मूवी बनी थी। है ना, मजा आ गया ना, अच्छी थी ना मूवी। आपको कैसी लगी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।